हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 4 फ्रिक्शन और आज पढ़ने जा रहे हैं उसका एपिसोड नंबर 29। एपिसोड नंबर 28 में हम लोगों ने फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ा और एक ही एपिसोड में पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो इसके न्यूमेरिकल में हम आगे बढ़ें। हमने यहां पर दो सवाल आपके सामने लिए हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्वेश्चन है और एक इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन के क्वेश्चन और इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल करा दें, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा कोई सवाल आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में मिल जाए। लेट अस सी। यहां पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक मास रखा हुआ है m। ये m किलोग्राम का एक मास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यहां पे रखा हुआ है, जिसका वेट mg नीचे की ओर काम कर रहा है। इस मास को एक हम एक्सटर्नल फोर्स F लगाकर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू पुल दिस मास टुवर्ड्स अस विद द हेल्प ऑफ सम फोर्स F। अब होगा क्या, ये जब F फोर्स इधर आप खींचोगे तो ब्लॉक और सरफेस फ्लोर के बीच में जो घर्षण बल कार्य करेगा वो इसको आगे बढ़ने से रोकेगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। तो इस जमीन, इस फर्श और इस ब्लॉक के बीच में एक रिलेटिव मोशन डेवलप होगा और ये फ्रिक्शन फोर्स उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। वेट नीचे की ओर काम कर रहा है mg। इसका नॉर्मल रिएक्शन जो सरफेस से ऊपर की ओर जाएगा वो r हो जाएगा और r की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। सो आपको बता दें नॉर्मल रिएक्शन के बारे में कॉन्सेप्ट ये होता है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस लगाती है और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के सदैव परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड इट इज ऑलवेज एक्सर्टेड बाय द सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल। तो नॉर्मल रिएक्शन या अभिलंब प्रतिक्रिया बल सदैव सतह के लंबवत डायरेक्शन में होता है। अब इस r के डायरेक्शन के अपोजिट में क्या है, r के अपोजिट है इसका वेट mg। इसका मतलब r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर हो जाएगी। अभी हम यहां भी देखेंगे r की वैल्यू किसके बराबर है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि नॉर्मल रिएक्शन जो R होता है वो सदैव सरफेस लगाती है, सरफेस के 90 डिग्री पर होता है और इसके विपरीत डायरेक्शन में इस R के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता है R की वैल्यू उसके बराबर होती है। फिलहाल ये वेट mg है तो mg के बराबर ये हो गया। नाउ डाटा के तौर पे ये दिया गया है, मान लीजिए यहां पे जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो 0.2 है, स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट 0.2, मास 10 kg है। तो हम सब जानते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू Fs इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। आर की जगह पे रखना mg हमने, इसकी वैल्यू 0.2, मास 10 kg, g की वैल्यू फिलहाल 9.8 की जगह हमने 10 ले ली है एंड दिस कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन ऑफ फोर्स। 20 न्यूटन का फोर्स यहां पे लग चुका है। अब हमें तीन स्थितियां देखनी है, हम ज्यादा भी स्थितियां देख सकते हैं लेकिन आपको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं एपिसोड नंबर 28 में। सो अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, आप चुपचाप खड़े हैं, तो फ्लोर और इस ब्लॉक के बीच में किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। अगर आपने फोर्स बढ़ाया 5 न्यूटन तो ये 5 न्यूटन हो जाएगा। अगर आपने 8 न्यूटन किया, फ्रिक्शन 8 न्यूटन हो जाएगा। अगर आपने 10 न्यूटन किया, स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन हो जाएगा। और अगर आपने 20 न्यूटन किया, ये 20 न्यूटन हो जाएगा। अब हम इस बात को समझते हैं कि ये 20 न्यूटन है क्या। बच्चों, जो फ्रिक्शन का बेसिक फार्मूला होता है, फ्रिक्शन का बेसिक फार्मूला होता है म्यू इंटू आर। इस फ्रिक्शन के इस बेसिक फार्मूले से जो आपको फ्रिक्शन प्राप्त होता है स्टैटिक के केस में वो आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन प्राप्त होता है और लिमिटिंग का मतलब आपको फ्रिक्शन का सीमांत घर्षण बल प्राप्त होता है। अर्थात जब भी आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस फार्मूले से सदैव आपको सीमांत घर्षण का मान मिलेगा और जब तक आपका फोर्स सीमांत घर्षण बल के मान से अर्थात इस केस में 20 न्यूटन से बड़ा नहीं हो जाएगा, यह ब्लॉक अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। तो आपने 10 लगाया, तो चूंकि
स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो जब आपने 10 किया तो वो 10 हो गया, जब 0 रखा तो वो 0 था, आपने 5 किया वो 5 हो गया, जब आपने बढ़ाकर इसको 20 किया तो ये भी 20 हो गया। लेकिन इसकी सीमा समाप्त। अब आपने मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाकर 25 न्यूटन कर दिया, इसकी सीमा समाप्त। ये तो 20 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो सीमांत घर्षण हो गया है। तो अगर ये 20 हो गया है, इसका मतलब अब 5 न्यूटन के नेट फोर्स से ये बॉडी मोशन करना शुरू कर देगी। और अगर मोशन करना शुरू कर दिया है तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन के लिए 5 न्यूटन को डिवाइड कर देंगे इसके मास से, जो कि है 10 किलोग्राम। 10 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। ये वाला केस लगा लिया। अब हम देखेंगे एक इस तरह का केस जिसमें 2 ब्लॉक है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं। तो देखिए इसमें 2 ब्लॉक है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। ये दोनों ही ब्लॉक एक दूसरे से एक रस्सी के द्वारा बंधे हुए हैं। अब इस ब्लॉक और इस फ्लोर के बीच में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट स्टैटिक वाला μ1 है, इस ब्लॉक और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट μ2 है। इस ब्लॉक का वेट m1g नीचे काम करेगा, इस फ्लोर से जो रिएक्शन जाएगा R1 वो ऊपर की ओर काम करेगा और R1 की वैल्यू m1g के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली इसका वेट m2g नीचे काम करेगा और फ्लोर का रिएक्शन ऊपर जाएगा जो कि m2g के बराबर हो जाएगा। हमसे कहा गया है कि हम इसको F फोर्स लगाकर इस ओर खींच रहे हैं। तो बताइए कि एक समान चाल के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक समान चाल के लिए आवश्यक फोर्स की गणना हमको यहां पर करनी है। मैं बता दूं कि एक समान चाल जैसा शब्द जब भी आ जाए, इंग्लिश में कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन जब भी आ जाए, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। सो इसको यूनिफॉर्मली खींचने के लिए m1 के लिए m1 पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं आइए उसको देखते हैं। तो m1 पे लगने वाला फोर्स है एक ये फोर्स F जो इस ओर जा रहा है, एक फोर्स m1g जो नीचे की ओर लग रहा है, एक फोर्स R1 जो रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा है, और इस डोरी में जो तनाव है वो तनाव इस ओर लग रहा है। और साथ में जब ये ऊपर की ओर इस ओर खींचने का प्रयास करेगा तो फ्लोर और बॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस ओर काम करेगा। सो देयर आर वेरियस फोर्सेस, कौन कौन से? F, m1g, R1, टेंशन T एंड फ्रिक्शन फोर्स F1। लेकिन चूंकि हमारा पूरा का पूरा केस जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हमें केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को कंसीडर करना है। देखते हैं ये फोर्स जिस और डायरेक्शन में, तो पूरा का पूरा जो मोशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो बच्चों इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को हम ड्राइवर फोर्स कहेंगे और इसके अपोजिट में लगने वाले को फोर्स को हम विरोधी फोर्सेस या अपोजिंग फोर्सेस कहेंगे। तो चलाने वाला बल, विरोध करने वाला बल, चलाने वाला बल, विरोध करने वाला बल, चलाने वाले बल को हम लेंगे पॉजिटिव और विरोध करने वाले बल को हम लेंगे नेगेटिव। कैसे? चलाने वाला बल m1 को F बल, विरोध करने वाला बल कौन सा? ये टेंशन T जो इस डायरेक्शन में काम कर रही है, टेंशन T, और ये फ्रिक्शन फोर्स F1 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ड्राइवर फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि एक समान चाल के लिए, और अगर ये एक समान चाल नहीं होती तो हमें यहां पे एक्सेलरेशन का सिंबल A बनाना पड़ता। ये वैल्यू 0 हो गई। F माइनस T माइनस F1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब जरा इस T पर आइए। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहते हैं कि सर ये वाला T किस पे है, ये वाला T किसके है। यहां पे जो मैं आपको टिप दे रहा हूं उस टिप को सभी लोग ध्यान से समझ लेंगे। टिप ये है कि जब भी 2 ब्लॉक आपस में किसी रस्सी से बंधे हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा उस रस्सी पर दोनों तरफ टेंशन दिखाया जाता है। नंबर 1, रस्सी पे आप दोनों तरफ टेंशन दिखाएंगे और जो टेंशन जिस ब्लॉक की तरफ रस्सी से बंधी जगह पर होगा वो इस पे लगेगा और यहां पे जो टेंशन होगा वो इस पे लगेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जब कभी दो ब्लॉक आपस में रस्सी से बंधे हो
चेन से बंधे हो और खींचे जा रहे हो तो ध्यान ये रखिएगा उसमें दोनों तरफ समान टेंशन होता है, ये अलग अलग नहीं होगा। एक ही रस्सी है, समान टेंशन होगा, सेम टेंशन होगा, नंबर 1। उसके बाद ये टेंशन जो है इस रस्सी से बंधा है तो यहां ब्लॉक से दूर की ओर दिखाया जाएगा। ये रस्सी यहां बंधी है, इससे दूर की ओर टेंशन की दिशा होगी और टेंशन की दिशा दिखाने के बाद ये टेंशन इस पर काम कर रहा है इस ओर, ये टेंशन इस पर काम कर रहा है इस ओर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसीलिए इस टेंशन को हमने कंसीडर किया है। अब आते हैं M2 के लिए। M2 वाले पर जब देखा तो एक फोर्स M2G नीचे काम कर रहा है, ये टेंशन इस ओर काम कर रहा है, R2 = M2G ऊपर की ओर काम कर रहा है और ये फ्रिक्शन फोर्स इस ओर काम कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ओर लगने वाला फोर्स कौन सा है? ये टेंशन। और ये वाले जो टेंशन है ये श्रीमान जी M2 ब्लॉक को इस ओर खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ड्राइवर हो गए, ये इसको अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, -F2 हो गया, = मास × एक्सेलरेशन। फिर से देखा यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर 0 हो जाएगी। यहां से T = F2 भी आ जाएगा, T - F2 = 0 या T = यहां पर F2 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गए हैं। जहां तक F1 और F2 का सवाल है, F1 = क्या होगा? μ1 × R1। μ1 की वैल्यू आपको पेपर में दी जाएगी, R1 की वैल्यू m1g यहां रख देंगे, आपको F1 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली F2 की वैल्यू μ2 × R2, μ2 और M2 R2 की जगह पर M2G यहां पर आप रख देंगे। अक्सर प्रश्नों में μ1 और μ2 अलग अलग नहीं होते हैं। मैंने इस केस में जानबूझ के लिया है कि अगर आपको पेपर में ऐसा भी सवाल आ जाए तो आप समझ लीजिएगा दोनों जगह पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू डिपेंड करती है ब्लॉक पर और डिपेंड करती है ब्लॉक पर और वो वैल्यू डिपेंड करती है सरफेस पर भी, ब्लॉक के सरफेस पर और फ्लोर पे भी डिपेंड करती है। सो इस तरीके से आपको ये सवाल आ गया, दोनों समीकरण आ गए हैं। आप डोरी का टेंशन पहले निकाल सकते हैं, पहले दोनों को ऐड कर देंगे इस इक्वेशन को और इसको आप पहले ऐड कर दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। और इसके खत्म होते ही F1 की वैल्यू आपको पता लग जाए, कैलकुलेट कर लेंगे, F2 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लेंगे तो डायरेक्टली आपको ये आवश्यक फोर्स आ जाएगा, जिसके बाद ये दोनों मास का सिस्टम यूनिफॉर्म मोशन से आप इसको आते हैं इसके हम इंक्लाइंड प्लेन वाले सवाल पर। इस इंक्लाइंड प्लेन वाले सवाल पे आप देखिए एक M1 मास आपने एक इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया है, ये एक रफ प्लेन है लेकिन इसका एंगल हमने बढ़ाकर इतना कर दिया है कि एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, लिहाजा ये नीचे की ओर सरकने की चेष्टा करता है। चूंकि रफ है तो जब भी नीचे की ओर खिसकने का प्रयास करेगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स है इस ब्लॉक और फ्लोर के बीच में ये ऊपर की ओर काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F = μ × R होती है। R के बारे में यहां चर्चा कर लेते हैं। इसका वेट m1g नीचे की ओर काम करेगा, इसका वेट का एक कंपोनेंट mg sin थीटा इसको नीचे की ओर सरकाने का प्रयास करेगा। इस वेट का एक कंपोनेंट जो यहां पे लगेगा, इस जगह पर लगेगा इसके परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू है mg cos थीटा। रिएक्शन इस सरफेस पर परपेंडिकुलर काम करता है रिएक्शन, और आपको मैंने बताया था यहां पर कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू उस फोर्स के बराबर होती है जो फोर्स सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहां पे R की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर हो जाएगी। क्योंकि यह नीचे सरकने का प्रयास करता है तो प्रश्न में हमसे पूछा गया कि इस ब्लॉक को नीचे की ओर सरकने नहीं देने के लिए, नीचे सरकने से रोकने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये सरक ना पाए। तो होगा क्या? फोर्स ऊपर की ओर लगेगा पैरेलल टू द, तो हमारा जो फोर्स है यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो फोर्स है इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, तो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है। हम इस डायरेक्शन के फोर्सेस को लेंगे पॉजिटिव, इस डायरेक्शन के फोर्सेस को लेंगे नेगेटिव। और हमारे फोर्स को सपोर्ट कौन कर रहा है? ये फ्रिक्शन, क्योंकि अगर चिकना होता तो ज्यादा तेजी से खींच लेता, तो फ्रिक्शन की वजह से हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन भी ऊपर की ओर कंसीडर किया जाएगा। डाउनवर्ड फोर्स है mg sin थीटा। बहुत आसान हो गया, F की जगह पर रखा μ × R और F = μ × R एंड दिस इज μ × mg cos थीटा।
इसके बाद सिंपल सा सवाल है, ये कैलकुलेशन करके यहां पे रख देंगे। mg sin थीटा आपको पहले से पता है, एंड यू कैन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फोर्स, आवश्यक बल का मान आसानी से आ जाएगा। तो चाहे हॉरिजॉन्टल केस हो या इंक्लाइंड प्लेन का केस हो, आप आसानी से इन सवालों को लगा लेंगे। पढ़ते रहिए, अभी एक एपिसोड पे मैं इस पे न्यूमेरिकल और करूंगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।